नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि क्या चीज़ होती है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? तो देखिए, संधि जो होती है वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कितने? वर्णों के आधार पर अगर हम बात करें तो संधि के तीन भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्वर संधि होती है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये वर्णों के आधार पर होती है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्वर संधि होती है आपकी, ये क्या होती है। तो ये है आपका स्वर संधि। स्वर संधि जो होती है ना, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी संधि जो होती है उसके तो 3 भेद होते हैं, लेकिन जो स्वर संधि होती है ना, इसके 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो ये हैं आपके, देखिए, एक तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि है, और चौथी यण स्वर संधि, और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि होती है। तो ये जो है स्वर संधि के भेद हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है ये क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि, तो ये है आपका दीर्घ स्वर संधि, यानी हरफ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। किसके? हरफ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं, है ना। अब इसमें इसका रूल क्या है? देखिए, यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही हरफ या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ, री हो जाते हैं, है ना। कब? यदि रूल कर रहा है आपका कि यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही हरफ या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, ई और उ, री हो जाते हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, ये है आपका अ और और मिलेगा तभी आ होता है, आ और अ मिलेगा तभी आ होता है, अ और आ मिलेगा तभी आ होता है। ऐसे ही जब ई और ई मिलेगा, यानी छोटी ई दोनों मिलेगी तभी बड़ी ई बनेगा, या फिर छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तभी बड़ी ई बनता है, या फिर बड़ी या छोटी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई बनता है, यानी कि इसमें दीर्घ ही हमेशा होता है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे, ये आपका कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण देख लीजिए आप कि पीत धन अंबर, तो पीत धन अंबर मिलकर क्या बन रहा है? पीतांबर। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसमें हो रहा है कि अ और यहाँ पर अब देखिए अ और मिलकर के क्या बन रहा है? आ हो जा रहा है ना। तो अ और मिलेगा तो आ बनेगा आपका, तो पीत धन अंबर यानी पीतांबर हो जाएगा। अ और मिलकर के आ हो जा रहा है तो पीतांबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं कि नियमानुसार, तो नियमानुसार में आप देखेंगे तो नियम धन अनुसार, तो नियम लास्ट में आ रहा है ना और मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया, तो नियम धन अनुसार। यहाँ पे आप देखिए ये है आपका नियमानुसार, तो इसमें क्या हो रहा है? नियम, नियम और धन अनुसार, तो इसमें और मिलकर के आ हो जा रहा है। ऐसे ही अन्ना भाव, तो इसमें क्या है कि अन्ना भाव में अगर आप देखेंगे तो अन्न लास्ट में आ रहा है ना, अन्न और इसका, तो और मिलकर के क्या हो जा रहा है? आ हो जा रहा है, तो बन जा रहा है आपका अन्ना भाव। ऐसे जैसे विद्यार्थी आप देखिए, ये है आपका विद्यार्थी, तो इसमें क्या हो रहा है? विद्यार्थी विद्या लास्ट में आ रहा है ना, तो आ और मिलकर के क्या हो जाएगा आपका? आ हो जाएगा, तो विद्यार्थी बन जाएगा। ऐसे जैसे महाशय आप देख सकते हैं, तो इसमें भी महा लास्ट में आ रहा है ना, आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? आ, तो महाशय बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाशय। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे देखिए और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे धर्म, ये आपका धर्मात्मा, तो धर्मात्मा में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? ये आपका धर्मात्मा, धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा में धर्म धन आत्मा, तो अ और आ मिलकर के आ बन जा रहा है। तो अब तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए जैसे है आपका कि गिरीश, ये आपका गिरीश, गिरीश में क्या हो रहा है? गिरी, तो इसमें छोटी एक मात्रा आ रही है और यहाँ पे बड़ी एक मात्रा आ रही है ना, तो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमेशा बड़ी ही होगा, यानी कि या तो छोटी छोटी से मिले या छोटी बड़ी से मिले या बड़ी छोटी से मिले, हमेशा बनेगा वो बड़ी ही, है ना। यही है इसका रूल। जैसे महेंद्र, तो महेंद्र में क्या हो रहा है? मही, तो यहाँ पे बड़ी आ रहा है ना, बड़ी और छोटी मिलेगा तभी क्या होगा आपका? बड़ी ये बनाएगा। तो ये है आपका क्या?
दीर्घ स्वरफंदी के उदाहरण। अब जैसे और भी आप देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं, जैसे ये आपका मधुत्सव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको एक बार आप देख लीजिए, मधुत्सव ये है ना, मधुत्सव। तो मधु धन उत्सव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके भी बड़ा ऊ बना रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए, चाहे छोटा ऊ साथ मिले या छोटा ऊ बड़ा ऊ साथ मिले या बड़ा ऊ छोटा ऊ साथ मिले, उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा होगा बड़ा ऊ ही। ये है आपका दीर्घ स्वरफंदी, है ना। जैसे और भी अगर आप देखना चाहें, देखिए और उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे विष्णुदय, तो विष्णु धन उदय, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, छोटा ऊ है और छोटा ऊ मिल रहा है तब भी बड़ा ऊ बनाएगा। तो हमें लग रहा है अब आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो गुण स्वरफंदी होती है ये क्या होती है। ये है आपका गुण स्वरफंदी। अब गुण स्वरफंदी क्या चीज़ होती है, देखिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, है ना, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए होगा, है ना। और देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे उदाहरण आप देख लीजिए कि यदि अ और ई के बाद अगर जैसे अ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा आपका। अ और ई यानी बड़ी ई होगा तब भी आपका ए बनेगा, है ना। आ और छोटी ई होगा तब भी आपका ए बनेगा। आ के साथ अगर बड़ी ई होगा तब भी आपका ए बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। इसका दूसरा रूल कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद उ या ऊ हो, क्या कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ होगा। फिर क्या कर रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए कि अ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, ओ हो रहा है। आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। फिर अ और बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका वो बनेगा। आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका वो बनेगा। कहने का मतलब ये है कि या तो अ के बाद अगर छोटा ऊ आ रहा है तब भी वो होगा, आ के बाद अगर छोटा ऊ आ रहा है तब भी ओ बनेगा, अ के बाद अगर बड़ा ऊ आ रहा है तब भी ओ बनेगा, है ना, और आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ रहा है तब भी ओ होगा। अब इसका तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कह रहा है, देखिए, ये आपका रूल नंबर थर्ड कह रहे हैं कि अ और आ, है ना, अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों मिलकर अर होगा, है ना। कह रहे हैं कि अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों मिलकर अर होगा। जैसे अ धन री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बन जाता है। अब इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि अ या आ के बाद अगर ई या ई आएगा यानी छोटी या बड़ी आए तब भी ए बनेगा। और अगर अ या आ के बाद, अगर अ या आ के बाद छोटा हूँ या बड़ा हूँ आएगा तो ओ बनेगा। और अगर अ या आ के बाद री आएगा तो अर हो जाता है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। जैसे ये इतना सारा उदाहरण आप लोगों को दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे नरेश, तो नरेश में क्या हो रहा है कि न र अ आ रहा है ना, अ और ई मिलेगा तो क्या होगा, ए होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नरेश, है ना। ऐसे जैसे देवेंद्र है, तो देवेंद्र में आपका क्या हो रहा है, देखिए ये आपका है ना देवेंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देव अ के बाद छोटी आ रहा है तो आपका क्या बनेगा, ए हो जाएगा, तो देवेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आपका है सूर्योदय, मान लीजिए ये वाला आप सूर्योदय ले सकते हैं। तो सूर्योदय में क्या हो रहा है कि सूर्य, और अ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो अ के बाद अगर ऊ आएगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो क्या हो जा रहा है, सूर्योदय, है ना। अ के बाद अगर ऊ आएगा तो आपका क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्योदय। जैसे और भी उदाहरण अगर आप देखना चाहें, ये आपका महोत्सव, महोत्सव इसमें क्या हो रहा है, महाधन उत्सव मिलकर के हो रहा है महोत्सव। कैसे हो रहा है, महा लास्ट में आ रहा है ना, आ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो आपका क्या हो जा रहा है, महोत्सव। जैसे नवोढ़ा, नवोढ़ा में आपका क्या हो रहा है, नव यानी अ और ऊ बड़ा हुआ अगर आ रहेगा तभी आपका ओ होगा, है ना। तो अ के बाद या तो छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, बनेगा ओ ही, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये है आपका वृद्धि स्वरफंदी। वृद्धि स्वरफंदी क्या चीज़ होती है, देखिए वृद्धि स्वरफंदी होती है कि यदि अ या आ के बाद, कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद
ए या अय हो तो दोनों के स्थान पर अय होगा। क्या कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद ए या अय हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, अय होगा। यानी अ और ए मिलकर क्या बन रहा है, अय हो जा रहा है। अ और अय अगर हो है आ रहा है तभी अय बनेगा। आ के बाद अगर ए आ रहा है तभी अय बनेगा। आ के बाद अगर अय आ रहा है तभी अय बनेगा, है ना। अब इसका दूसरा रूल क्या कहते हैं, देखिए ये है आपका इसका सेकेंड रूल। जो दूसरा रूल है वो कहता है कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो, कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ होगा। क्या होगा, औ होगा। जैसे अ और ओ मिलकर के औ बनाता है। अ और अगर औ आ रहा है तब भी औ होगा। आ और ओ आएगा तब भी औ बनाएगा, है ना। वैसे ही आ और औ होगा अगर तब भी औ बनाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या अय आए, है ना। कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या अय आए तो क्या बनेगा, आपका अय होगा। वैसे ही यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो आपका औ हो जाता है उसका, है ना। हम लोग आगे देखते हैं इसको। जैसे यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उदाहरण से। कह रहे हैं कि फदैव, तो फदैव में क्या हो रहा है, फदा धन एव, तो इसमें क्या हो रहा है, फदा यानी आ के बाद ए आ रहा है ना, तो क्या बनेगा, अय हो जाएगा। तो फदैव हो जाएगा आपका, ये आपका फदैव हो जाएगा, है ना। अब जैसे तथैव, तो इसमें क्या हो रहा है, तथा यानी आ और ए मिलकर के क्या हो रहा है, अय हो जाएगा, तो तथैव हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एकाएक है ना। अब उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं इसको कि क्या है। ये वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, वनौषधि आप देख लीजिए। वनौषधि में क्या हो रहा है, वन यानी अ और औ आ रहा है ना, अ के बाद औ आ रहा है तो आपका औ हो जाएगा, तो यानी वनौषधि हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। ये है आपकी यण स्वरफंदी। यण स्वरफंदी क्या चीज़ होती है, देखिए यण स्वरफंदी का रूल है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कह रहे हैं कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य हो जाता है, आधा य हो जाता है ना। वैसे ही उ और ऊ का आधा व हो जाता है, और री का क्या होगा, आधा र हो जाता है, आधा र हो जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ई और ई का क्या होगा, आधा य हो जाएगा, उ और ऊ का आधा व हो जाएगा, और री का आधा र हो जाता है। कब, जब इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, न कि व्यंजन, कोई भी भिन्न स्वर आए तब। अब देखिए यहाँ से उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आपसे कह रहे हैं कि जैसे अत्यावश्यक, अब इसमें क्या हो रहा है, अति धन आवश्यक। तो रूल आपका क्या करना था कि यदि, देखिए यहाँ पे आप एक बार फिर से रूल देख लीजिए। कह रहे हैं कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ पे छोटी ई है ना, तो छोटी ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, जो आ है ये आपका स्वर ही तो है लेकिन भिन्न है, अलग है, यानी यहाँ पे ई है और यहाँ पे आ रहा है। तो यही रूल कर रहे हैं कि यदि ई या उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो जो ई है ना उसका आधा य हो जाता है, उ का आधा व हो जाता है, और री का आधा र हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अति है ना, तो ई यानी छोटी ई और उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका क्या होगा, आधा य हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब पहली वाली जो ये त है ना, ये आधा हो जाता है, तो ऐसे आपका हो जाएगा अत्यावश्यक, है ना। यानी कि ये इसको आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ से कि जो ई है ना उसके बाद ये आधा होगा, तो ये वाला आधा हो जाता है, यानी पहला वाला जो संख्या होता है वो आधा कर देते हैं, यानी त जो है ये आधा हो जाएगा, और इस पे आ की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये अत्यावश्यक बन जाएगा, है ना। जैसे इत्यादि, यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये आधा यह होगा, आधा यह का मतलब कि पहली वाली संख्या को आपको आधा कर देना है, इसकी जो पहली वाली संख्या है यानी जो त है वो आधा हो जाएगा। तो
आपका यहाँ क्या हो जाएगा इत्यादि, यानी तो आधा हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी है तो इसलिए यह पे यहाँ की आ की मात्रा लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ की मात्रा लगेगा तो इत्यादि हो जाएगा। इति धन आदि यानी इत्यादि हो जाएगा, है ना। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे उदाहरण एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे ये आपका अन्वेषण। अन्वेषण में क्या हो रहा है कि अनुधन एषण मतलब होता है अन्वेषण, यानी कैसे इसको देखिए आपको सार्थक शब्द में तोड़ना होता है। इसका खंड कैसे टूटेगा, तो आपको ऐसा तोड़ना होता है ना कि सार्थक खंड उसका हो। जैसे अनुधन एषण, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर दें कि उसके बाद फण कर दें, कुछ भी अपने मन से नहीं, उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जब भी आप इसका संविच्छेद करेंगे ना तो उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे अनुधन एषण इस टाइप में टूटेगा। जैसे इति धन आदि, तो उसका कुछ सार्थक शब्द होने चाहिए, कुछ भी आप नहीं तोड़ेंगे, है ना। और वो टूटता कैसे है, जैसे आप थोड़ा बहुत उदाहरण देखें ना समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है इसका प्रोसेस। और देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है आपका और भी उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसे यद्यपि वाले आपसे पूछा जाता है यद्यपि, तो यदि यानी ई और उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा यद्यपि हो जाएगा, है ना। ऐसे यद्यपि। अब हम लोग और देखते हैं आगे कि जो अयादि स्वर संधि है ना, अयादि स्वर संधि ये क्या होती है, अयादि स्वर संधि क्या होती है। देखिए ये है आपका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का रूल ये कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कह रहे हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है ना। ए का तो क्या होगा ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। कब, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तब, है ना। अब इसको हम लोग और देखते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए ऐ ओ औ और उसके बाद कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर आए तो जो ए है उसका अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है ना। और जो औ है उसका आव हो जाता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। उदाहरण आपका है कि जैसे नयन, तो नयन में आपका क्या हो रहा है ने धन अन बराबर हो रहा है आपका नयन। कैसे, जैसे इसको आपको ऐसे तोड़ना होता है ना कि यहाँ पे जैसे न है नयन, तो आपका यहाँ पे ए में टूटेगा यानी ने धन अन, तो ए और अ मिलकर के अय हो जा रहा है ना। यही तो रूल कर रहे हैं कि अगर ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो अय हो जाता है, तो ए के बाद असमान स्वर आया है तो क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, यानी कि आपका नयन हो जाएगा। ऐसे ही और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे ये है आपका नायक, तो नायक में क्या हो रहा है आपका, यहाँ से देखिए नायक में होगा आपका नय धन अक। क्यों इसमें नय हो जा रहा है, क्यों, देखिए यहाँ पे जब नायक का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो नय क्यों हो रहा है, नयन में तो ने हो रहा था, यहाँ पे चूंकि आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा लगने की वजह से यहाँ पे ये अय में टूटेगा यानी नय धन अक होगा, है ना। नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा नय धन अक बनेगा नायक। ऐसे जैसे नायिका, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी है ना न पे, तो इसलिए ये नय में टूटेगा यानी नय धन इका, है ना। ऐसे पवन, अब पवन को आप तोड़िए तो पवन का क्या हो जाएगा पो धन अन, है ना। क्योंकि रूल आप देखिए, तो रूल आपका कह रहे हैं कि ओ के बाद अगर असमान स्वर आए, ओ के बाद अगर असमान स्वर आया है ना तो उसका क्या हो रहा है औ होगा, तो इसलिए वहाँ पे जब पवन का आप कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, देखिए पवन वाले में पो धन अन, तो आपका पवन बनेगा, है ना। हम लोग और देखते हैं आगे। जैसे पावन अगर आप करेंगे पावन, तो पावन का पौ में टूटेगा क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पे औ में टूटेगा, तो पौ धन अन होगा, है ना।
अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे पाव का तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे चूंकि आ की मात्रा लगी है ना, इसलिए पौ में टूटेगा, तो पौ धन अक होगा, पौ धन अक, पावक। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए वो यहाँ पे और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो व्यंजन संधि है ये क्या होती है। देखिए व्यंजन संधि में बहुत रूल हैं, लेकिन सब रूल आपको रटना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगर आपको स्वर संधि और जो अयादि है ये सब अगर पता है ना, तो व्यंजन वाला आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन से। अब जैसे एक बार रूल आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि रूल क्या है व्यंजन स्वर संधि का, अरे व्यंजन व्यंजन संधि का, है ना, व्यंजन संधि जो है इसके रूल क्या है। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन की मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जैसे कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो क्या होता है, आए कह रहे हैं कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समझ सकते हैं आप कि फत है ना, फत धन आचार, तो रूल आपका कह रहा है, रूल आपका कह रहा है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो ये जो आ रहा है ना फत धन आचार, तो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए इसके बाद, तो आपका तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए, तो यहाँ पे जो अ आ रहा है ना ये तो स्वर है ना, यहाँ पे जो अ आ रहा है ये वाला अ ये स्वर है, तो इसका क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी त है ना, तो त के बाद थ द है ना, तो तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी द हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाता है। ऐसे ही इसका रूल है। तो एक बार आप रूल देख लीजिए, बाकी उदाहरण देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, पूरा करवाने की हमें आवश्यकता नहीं है ना। एक बार आप देख लीजिए रूल और यहाँ से आप उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये है आपका दूसरा रूल, क्या कहता है, दूसरा रूल है कि यदि क च ट त प के बाद कह रहे हैं कि न म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ हो जाएगा, यानी अपने ही वर्ग कह रहे हैं कि अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में वो बदल जाता है ना। तो इसको आप उदाहरण से देख सकते हैं, ये है आपका जगत, ये आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो ये जगन्नाथ हो जाएगा अपने ही वर्ग का ये, यानी त के बाद क्या आएगा, त थ द ध न, तो न आ रहा है ना पांचवें पे, तो इसलिए त के स्थान पर न हो जाएगा, तो जगन्नाथ बन जाएगा। ऐसे ही है इसका रूल, है ना। इसको आप उदाहरण से और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भी इसका रूल है, जैसे ये है आपका, ये आपका कि देखिए कह रहे हैं कि त द के बाद च छ हो तो त अब्लिक द के स्थान पर आधा च हो जाता है, यानी उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा, है ना। तो आधा त जो है ना इसके स्थान पर आधा च हो जाएगा। जैसे कहने मतलब कह रहे हैं आधा त और आधा द के बाद अगर च या छ हो, तो यहाँ पे च आ रहा है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके बाद च आ रहा है, तो उसकी जगह पे कह रहे हैं कि आधा च हो जाता है। तो यहाँ से आप उदाहरण देख करके समझ सकते हैं, है ना। हम लोग आगे एक रूल देखते हैं, ये वाला रूल नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। रूल नंबर 4 आपका है कि यदि आधा त आधा द के बाद ल रहे, कह रहे हैं कि यदि आधा त आधा द के बाद ल रहे तो आधा त आधा द ल में बदल जाता है ना। और आधा न के बाद ल रहे तो आधा न का अनुनासिक ल हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको मतलब एक बार देख लीजिए, पूरा उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या है ना। और भी ये आपका रूल नंबर 5 है कि आधा त आधा द के बाद
ज अथवा झ हो तो आधा त या द के स्थान पर आधा ज हो जाता है। जैसे फतदनजन तो इसको आप करेंगे तो फज्जन बन जाएगा, है ना। उत्दंज्वल तो इसको आप करेंगे उज्ज्वल बन जाएगा। इसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, चूँकि व्यंजन जो संधि होती है ना थोड़ी कठिन होती है, तो इसका सारा रूल रटना जरूरी नहीं है। अगर आपको स्वर संधि आती है, अयादी आती है ना, मतलब कहने का विसर्ग आता है, मतलब कहने का कि अगर ये सब संधि के बारे में आपको पता है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप देख करके समझ जाएंगे कि हाँ इसमें व्यंजन संधि है ना। और इसका रूल जो है ये आप देख लीजिए एक बार, है ना। बाकी ये है आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका है, कह रहे हैं कि हरफ ओफर के बाद छ हो तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। इस तरीके से आप इसको एक बार देख सकते हैं। और बाकी जितने भी रूल हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे यदि फ कह रहे हैं कि यदि फ से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो फ का ख यानी फ हो जाता है, मूर्धन्य फ हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसका रूल रटने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब एलिमिनेट करने से हो जाएगा तो रटने की क्या आवश्यकता है पूरा, है ना, इतना सारा रूल। देखिए जैसे अभिषेक, तो ये कह रहे हैं आपका कि यदि फ यानी फ से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो फ का फ हो जाता है, यानी मूर्धन्य फ हो जाएगा उसके स्थान पे, है ना। इसको आप देख लीजिए यहाँ से। बाकी कुछ रूल ये हैं आपका रूल नंबर 9, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद आपका है विसर्ग संधि, ये आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो व्यंजन भी है, लेकिन उसमें इतने रूल हैं कि रूल उसमें रटने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं व्यंजन का कर रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। करें विसर्ग करें कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सारा रूल, ये आपकी विसर्ग संधि पूरा एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आपका विसर्ग संधि तो देख करके ही पता चल जाती है कि हाँ इसमें विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे मन अदन विकार आप करेंगे तो मनोविकार, इसको आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें विसर्ग संधि है। तो एक बार यहाँ से आप लोग पूरा इसका जो रूल है विसर्ग संधि का ये देख सकते हैं। जैसे प्रातः काल, तो इसको आप करेंगे, आप देखेंगे, देख करके पता चल जाएगा कि हाँ विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।